हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखो साथियों, आज अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 9, जिसके अंतर्गत अपने को कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ना है और गुणधर्म पढ़ने हैं, जिसके लिए आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी का यदि पुराने की बात करें तो चैप्टर नंबर है 12, और यदि नए की बात करें तो ये चैप्टर नंबर रह जाता है 9। तो इस तरीके से इसके नामकरण है, जिसके अंतर्गत अपन कार्बनिक यौगिकों के बारे में समझेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक किस किस तरीके से अपन प्राप्त करते हैं, पुरानी थ्योरी क्या थी, नई थ्योरी क्या आ गई। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अपने को बेसिक्स पता होना चाहिए, और जब तक बेसिक्स पता नहीं होते हैं तो अपने को सारी चीजें क्लियर भी नहीं हो पाती हैं। किसी भी चीज के बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले बेस को पढ़ना होता है, फिर अपन एडवांस लेवल तक जाते हैं। ऐसा नहीं है बीच बीच में से पढ़ के अपन आगे बढ़ जाएं, क्योंकि काफी बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज, जैसे आपको कोई कहानी सुनाए अपन, तो कहानी आप यदि स्टार्टिंग से सुनते हो तो आपको मजा आता है, और यदि मैं बीच बीच की कहानी को सुना दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन क्या पात्र था। तो इसी तरीके से कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करें तो यूनिट में तो बहुत कम दे रखा है, लेकिन अपने को पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि रीजन है उसका। जब तक अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो अपने के साथ में परेशानी आएगी, क्योंकि बीच में से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखा है, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक पहुंचने के लिए अपने को रूट नाम आना चाहिए, व्युत्पन्न नाम आना चाहिए, अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इन सभी की आज मैं बात करने वाला हूं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, क्योंकि ये तो धर्म का काम होता है। जितना आप धर्म करोगे आपके साथ में कुछ अच्छा ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा तो होता ही है, क्योंकि अपन धर्म का काम होता है। किसी को जैसे प्यासे को पानी पिला रहे हो आप, तो धर्म का काम है। अब आप यही कहो कि मेरे को साथ के साथ ही अच्छा हो जाए, तो ऐसा नहीं। भगवान सब कुछ देखता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा, क्योंकि सब चीज क्लियर है आज के जमाने में। ठीक है, तो आज की बात करेंगे अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। चलो जी, करें स्टार्ट कहानी को। सबसे पहले आप समझो कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या था, कहा जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं जी, कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अपने जीवित प्राणी, प्राणी को अपन जंतु भी बोलते हैं, एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इसे बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये सबसे पहले बताई थी बर्जिलियस ने। किसने बताई थी जी? बर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये बात की थी। लेकिन एक दिन की बात है, वोलर नाम का साइंटिस्ट लेबोरेटरी में क्या कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था। उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को कर दिया हीट। अमोनियम साइनेट को हीट किया तो वो आइसोमराइज होकर के कन्वर्ट हो गया यूरिया में। अर्थात अमोनियम साइनेट तो एक था अकार्बनिक पदार्थ, और यूरिया उससे बन गया कार्बनिक पदार्थ। ये अचानक हुआ था ये काम। तो सबसे पहला यदि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो किसने खोजा था? तो वोलर ने खोजा था। किसमें खोजा था? लेबोरेटरी में खोजा था, और उसका नाम क्या था? यूरिया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में बर्थलोट नाम का साइंटिस्ट था, उसने मीथेन की खोज की। इस तरीके से आगे खोज बढ़ती चली गई। अर्थात ये जो थ्योरी थी कि जीवित प्राणी और जंतुओं से ही या पादपों से ही कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ये थ्योरी बिल्कुल सरासर गलत हो गई। लेकिन स्टार्टिंग जब किसी की करते हैं तो सबसे पहले अपन छोटी छोटी बातों को ही समझते हैं। तो इन्होंने ये बताया था, लेकिन जब वोलर था, वोलर ने अकार्बनिक पदार्थों से क्या फाइंड कर लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त कर लिया, जिसका नाम था यूरिया। इस तरीके से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो गई थी। ये कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में एक तो श्रृंखला गुण पाया जाता है, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी गुण के कारण अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो डिपेंड रहती है वो कार्बन पर ही डिपेंड रहती है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो अकार्बनिक यौगिक भी बनाता है और कार्बनिक यौगिक भी बनाता है। इस तरीके से अपन कार्बन की क्या करते हैं जी? स्टडी करते हैं। इसके लिए एक अलग से शाखा रखी गई जिसका नाम रखा गया कार्बनिक रसायन विज्ञान, जिसकी पूरी ब्रांच है और पूरा ही अपन पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। एनसीईआरटी को साथ में रिव्यू करते चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको पता पड़ेगा बच्चों किस तरीके से अपन को पढ़ना है। एनसीईआरटी में काफी बातें ऐसी दे रखी हैं
जो अपने को आज तक पता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को काफी बार स्किप कर देते हैं, इसलिए परेशानी आती है। एनसीईआरटी को साथ लेकर के पढ़ेंगे, समझने को कुछ नहीं है। आप शब्दों पे जाओगे, मैं पूरा समझा दूंगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी से आप समझें कि एनसीईआरटी का अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आज तक का रिकॉर्ड ले लो आप, नीट और जेई में सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन वाइज पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मैटर दे रखा है, बहुत छोटी छोटी बातें दे रखी हैं, जो काफी बार ध्यान भी उन पर नहीं देते हैं। चलो जी, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो देखो, इसके अंतर्गत अपन वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसका नाम है कार्बनिक रसायन। क्या नाम है जी? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकों की बात करेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखला का गुण कहते हैं। इस कारण ये अन्य परमाणु, कार्बन क्या है? अन्य परमाणु उसके साथ में सह संयोजक बंध बनाता है। कैसा बनाता है? सह संयोजक बंध बनाता है। अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, हेलोजन्स हो गए, परमाणुओं के साथ में सह संयोजक बंध बनाता है। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी पड़ेगी बच्चों कि कार्बन का जो नेचर होता है यह सह संयोजक प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद में इसलिए इन यौगिकों का अध्ययन करने के लिए अलग से शाखा रखी गई, जिसका नाम रखा गया कार्बनिक रसायन विज्ञान। क्या कहा गया? कार्बनिक रसायन कहा गया, जिसके अंतर्गत आज अपन सिद्धांत की बात करेंगे, विश्लेषण तकनीकों की बात करेंगे, जो कार्बनिक यौगिकों के विरचन और गुणों को समझाने के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरीके से आप मकान बनाते हैं अपन, उसके लिए ईंट की जरूरत होती है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि अपने को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले अपने को इस चैप्टर में जो छोटी छोटी बातें दे रखी हैं वो सारी याद होनी चाहिए। ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं बच्चे, और ये 11th स्टैंडर्ड के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को ये रखेगा अपने पास, क्योंकि देखो 2 ही चैप्टर दे रखे हैं अपने को, हाइड्रोकार्बन और ये वाला। तो हाइड्रोकार्बन और ये दोनों मिलाकर के 6 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन 6 क्वेश्चन में से हाइड्रोकार्बन में जो पढ़ के आए हो आप, तो हाइड्रोकार्बन में जो पढ़ के आए हो उसी को यहाँ पढ़ोगे आप। तो ये दोनों चैप्टर मिक्स हैं, तो दोनों से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 6 का क्राइटेरिया तो मैं बता रहा हूँ, आने को तो 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स से होंगे, जो केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आपको करवाने में सहायता प्रदान करेंगे। चलो जी, अब देखो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका बहुत ही उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा आनुवंशिक सूचना, जैसे आपके पिता जिस तरीके का नेचर है वही संतान में अगर चला जाए, यदि आपके माता में जो नेचर है वो आपके अंदर चला गया, तो ये कैसे हुआ? ये जीन के कारण हुआ। और जीन कैसे होते हैं बताओ, बोलो? जीन का ट्रांसफर होता है, जीन के ट्रांसफर से ही माता पिता के लक्षण यदि संतान में दिखाई देते हैं। और उनका कारण क्या होता है? जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इस तरीके के सारे जो कंपाउंड्स हैं उन सभी में अपन किसका यूज करते हैं? कार्बन का यूज करते हैं। इसके बाद में जैसे आपने बालों को कलर कर रहे हो, डाई लगा रहे हो, आप सब्जी वगैरह खा रहे हो, आप शुगर यूज कर रहे हो, आप रंजक यूज कर रहे हो, आप कलर यूज कर रहे हो, पॉलीथीन यूज कर रहे हो, सभी में किसका उपयोग है? कार्बन का यूज है। और कार्बन का यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं जी? कार्बनिक रसायन कहते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, जैव शक्ति सिद्धांत है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण के लिए उत्तरदायी है। देखो, ये सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जिलियस ने प्रस्तावित किया था, जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। सन 1828 में एफ बोलर कार्बनिक यौगिकों यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिकों अमोनियम साइनेट से किया, यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। अर्थात पहले कहा जाता था कि कार्बन रसायन विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। सन 1780 के आसपास रसायनों को पादप एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो पादप हैं और जंतु हैं उनसे ही कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यह बताया था बर्जिलियस ने, लेकिन और बर्जिलियस ने बताने के बाद में जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, लेकिन 1828 के अंतर्गत वोलर नाम के साइंटिस्ट ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को कर दिया गर्म। क्या कर दिया? हीट कर दिया। इससे बन गया यूरिया, जो कहा गया पहला कार्बनिक यौगिक। क्या गया? पहला कार्बनिक यौगिक। पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। तो काफी बार पेपर में यही पूछ लेता है बच्चों कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो कौन था? यूरिया था। किसने खोज की? वोलर ने की। किससे की? अमोनियम साइनेट से की। अमोनियम साइनेट का नेचर क्या होता है? अकार्बनिक होता है। देखो,
इसलिए मैं साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूँ बच्चों। आज भी मेरे को वो बात याद है जब मैंने सेट का एग्जाम दिया था और 3 साइंटिस्ट के नाम पूछे गए थे, जो मेरे तीनों ही गलत हो गए, और तीनों गलत होने से आज सेट क्लियर नहीं हुआ मेरा। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जो गलतियां मैंने की है वो आपको नहीं हो, क्योंकि तीनों जो एनसीईआरटी से पूछे गए थे साइंटिस्ट, वो मेरे तीनों ही गलत हो गए। और 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 6 नंबर, और 6 नंबर कम होने से जो कट ऑफ थी उससे बाहर हो गए, क्योंकि तीनों साइंटिस्ट क्या हो गए, गलत हो गए। इसलिए याद रखें कि साइंटिस्ट के नाम आपको हमेशा ही याद होने चाहिए, जहां गलती की है उनको आप समझो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कॉल्वे। कॉल्वे ने क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। किसका, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। और जो बर्थलोट नाम का साइंटिस्ट था उसने मेथेन का संश्लेषण किया, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में अकार्बनिक स्रोतों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि देखो, सबसे पहले आपको जो पेपर में पूछेगा, इसमें से मैं काम की बात है मैं आपको लिखाता चलूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले बात करेंगे बर्जीलियस की। किसकी, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या दिया बताओ, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, बर्जीलियस ने, जो किस पर निर्भर था, पादप व जंतु पर। पादप व जंतु पर, क्योंकि पादप और जंतु से क्या मिलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। क्या मिलते हैं जी, कार्बनिक पदार्थ। आगे बात समझ में, बोलो भाई, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। दूसरे की बात करेंगे, वोलर। किसने, वोलर। वोलर ने क्या किया, अकार्बनिक अमोनियम साइनेट NH4CNO को हीट कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। इससे बन गया यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या था, यूरिया। क्या था, यूरिया का निर्माण किया। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, कॉल्वे। कौन था, कॉल्वे। कॉल्वे ने किसका निर्माण किया, एसिटिक अम्ल का। किसका निर्माण किया, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। इसके बाद में आया था बर्थलोट। कौन आया था, बर्थलोट। बर्थलोट ने किसका निर्माण किया, मेथेन का। बस साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको, बाकी सन वगैरह इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। इतना ही याद कर लोगे तो आपका काम आसानी पूर्वक हो जाएगा। पहला पेज में जो इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी मैंने बता दी। इन सभी ने क्या कहा कि जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, कौन है जी, अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे ही अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वर्जिलियस ने क्या कहा था कि जीवित जंतु होने चाहिए और पादप होने चाहिए, उनसे ही अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं जी, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज की बात करेंगे अपन। इसके बाद में मैंने आपको बताई रखा है कि कार्बन की कितनी संयुक्ता होती है बच्चों, कार्बन की 4 संयुक्ता होती है। कितनी होती है, 4। चारों संयुक्ता में अलग अलग तरीके से मैंने वैसे आपको बता रखा है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। यदि कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है जी, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल हैं। क्या है, सिंगल हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो संकरण होगा sp3। क्या होगा, sp3। क्या होगा जी, sp3। ठीक है। यदि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो संकरण होगा sp2। यदि कार्बन ने इस तरीके से डबल बॉन्ड हो तो भी संकरण sp होगा। और कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, क्या बना ले, ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो भी संकरण sp ही होगा। इसमें मैंने बता रखा है S का करेक्टर 25% है, यहाँ S का करेक्टर 33.33% है, यहाँ S का करेक्टर 50% है। क्या है, 50% है। यदि S करेक्टर बढ़ता है तो अम्लीयता का गुण भी बढ़ जाता है। यदि अम्लीयता की बात करेंगे, एक बात याद रखोगे, अम्लीयता की बात करोगे तो सबसे ज्यादा sp वाला होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब यदि बात करोगे आप संकरण की, किसकी बात करोगे, संकरण की बात करोगे, तो संकरण में देखो एक बात याद रखनी है। संकरण में यदि बात करते हैं अपन तो देखो यहाँ sp3 है तो यहाँ एक S मिलेगा और 3 P मिलेंगे, तब जाके sp3 संकरण होगा। यहाँ sp2 की बात करूंगा मैं, sp2 की बात करूंगा तो यहाँ 1S और 2 P मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, sp2 का निर्माण करेंगे। यहाँ एक S मिलेगा और एक P मिलेगा, जब जाकर के sp संकरण का निर्माण होता है। लेकिन आप समझो P3 होते हैं, तो जब sp संकरण होता है
तो देखो आपको एक बात और याद रखनी है, अतिव्यापन। क्या याद रखना है? अतिव्यापन। अतिव्यापन को याद कर लोगे तो अतिव्यापन से आपका आसानी पूर्वक ये बातें समझ में आ जाएगी। अतिव्यापन क्या होता है? कक्षकों का आपस में मिलना। क्या होता है? कक्षकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। आपस में मिलना अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, ये समझ जाओगे आप। ठीक है, कक्षकों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? अतिव्यापन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अक्षीय और दूसरा होता है समपार्श्वीय। इतना ही याद रखना है अभी आपके लिए, समपार्श्वीय। ठीक है, एक्सियल और कोलेटरल, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। अब देखो, जैसे अक्षीय की बात करूं मैं, तो जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां हैं, ये दोनों उंगलियां हैं, यदि ये ऐसे आएंगी तो इसे बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन, अक्षों से मिल रहे हैं ये। ठीक है, और यदि समपार्श्वी की बात करूंगा तो ये हाथ है, दोनों हाथ हैं, ये हाथ ऊपर का साइड और ये नीचे की साइड, तो ये बीच में जगह रह गई क्या? तो बीच में जो जगह रह जाती है इसे बोलते हैं समपार्श्वीय। क्या बोलते हैं? समपार्श्वीय। अब याद रख लेना अक्षीय अतिव्यापन किस किस में होगा। तो देखो, यदि एस एस ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो अक्षीय अतिव्यापन होगा। दूसरा, यदि एस और पी जेड आपस में मिलेंगे तो भी अक्षीय अतिव्यापन होगा। और यदि पी जेड और पी जेड आपस में मिलेंगे तो भी अक्षीय अतिव्यापन ही होता है। समपार्श्वी की बात करूं मैं, समपार्श्वी कब होगा? समपार्श्वी होगा जब पी एक्स से पी एक्स मिल जाए और यहां पी वाई से पी वाई मिल जाए। ठीक है, लेकिन अक्ष किसको मानोगे आप? पी जेड को अक्ष मानोगे। क्या मानोगे? पी जेड को अक्ष मानोगे। अगर मैं बात करूं तो आप जानते ही हो एस ऑर्बिटल क्या होता है? गोलाकार होता है। एक एस ये रहा, एक एस ये रहा। ठीक है जी, ये भी एस है और ये भी एस है। जब आपस में मिलेंगे ये, तो ये एस एस अतिव्यापन हो गया। क्या हो गया? एस एस। और यहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि मैं बात करूं, जैसे यदि आपने अक्ष मान रखा है पी जेड को, किसको मान रखा है? पी जेड को अक्ष मान रखा है, तो ये पी जेड हो गया। और यहां से भी अक्ष आपने पी जेड को ही मान रखा है, तो ये भी पी जेड ही हो गया। क्या बोलो? अब आपस में मिला दो इनको, तो ये जो अतिव्यापन होगा ये बोलेंगे पी जेड। यहां भी आपको सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, एस और पी जेड बताया था मैंने, तो ये एस आ गया और ये आ गया पी जेड। क्या आ गया? पी जेड, ये पी जेड। ठीक है, अब आपस में इसको इंटरमिक्स करा दिया, इंटरमिक्स में ये आ गया और यहां से इस तरीके से, तो ये जो अतिव्यापन होगा ये होगा एस पी जेड। तो आप याद रख लेना, यहां भी किसका फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसे बोलते हैं अक्षीय अतिव्यापन। अतिव्यापन। ठीक है, इसके बाद में यदि आपको, काफी बार तो पेपर में यही पूछ लेता है, जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल, में और कुछ करा देता हूं आपको। एग्जाम्पल दे दिया कि आपको एस दे दिया, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, और आपको दे दिया, ये दे दिया पी जेड, पी एक्स। क्या दे दिया? पी एक्स दे दिया। तो आप याद रख लेना कभी भी अतिव्यापन नहीं होता है। यदि आपको दे दिया इस तरीके से, ये दे दिया पी जेड और ये दे दिया आपको पी एक्स, तो यहां भी कभी भी अतिव्यापन नहीं होगा। जो बता रहा हूं इतना ही पढ़ लेना, आसानी पूर्वक काम हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करेंगे अपन समपार्श्वीय अतिव्यापन। किसकी बात करेंगे? सम पार्श्वीय अतिव्यापन। समपार्श्वीय अतिव्यापन। समपार्श्वीय अतिव्यापन का मतलब होता है इन दोनों के छोर मिलेंगे। छोर मिलेंगे मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, अब जैसे ये किस किस में मिलेगा बताओ? ये मिलता है पी एक्स में और पी वाई में। ठीक है, क्योंकि अक्ष किसको माना है आपने? अक्ष माना है पी जेड को। ठीक है, पी जेड को माना है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये पी एक्स हो गया और इस तरीके से ये भी, ये हो गया पी एक्स और यहां भी क्या मिल रहा है? पी एक्स। ठीक है जी, ये दोनों अतिव्यापन करके इस तरीके से अतिव्यापन हो जाएगा इनमें। इस तरीके से शो कर देते हैं, काफी बार तो ये मिल जाती है आपस में, लेकिन इस तरीके से शो कर लो आप। ये हो गया पी एक्स अतिव्यापन। क्या हो गया? पी एक्स अतिव्यापन। यहां बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा जी? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यदि आपको इसी तरीके से
चलो ये ले लिया मैंने पी बाई, और यहां भी मैंने ले लिया पी बाई। ठीक है, यहां अतिव्यापन होगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया पी बाई पी बाई। यहां भी किसका फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही होता है। आगे बात समझ में, इतनी बात याद कर लोगे तो आसानी पूर्वक आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो चलो समझो बात। यदि आपको दे दिया CH4, क्या दे दिया? CH4 की स्ट्रक्चर काफी बार पूछ लेता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। तो देखो ये इस तरीके से, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है। वैसे आप जानते हो, क्योंकि देखो कोई भी चीज कार्बन है, कार्बन के अपन दो ही अक्ष शो कर सकते हैं, एक्स और वाई। लेकिन एक्स और वाई के अलावा आपको जेड में भी इसको शो करना है, 3D में। तो कैसे करोगे बताओ? ये कार्बन मान लो, एक का हाइड्रोजन ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में, एक आपके सामने और एक जस्ट पीछे, इस तरीके से शो होते हैं। तो इनकी जो बैलेंसी होती है, एक को बोला जाता है डैश और एक को बोला जाता है बेज। बेज को बोलते हैं टुवार्ड्स द बीवर और डैश को बोलते हैं अवे फ्रॉम द बीवर, अर्थात जो देख रहा है उसके पीछे की साइड और जो देख रहा है उसके सामने की साइड। इस तरीके से शो करते हैं। एक्स वाई में अपन देख सकते हैं, क्योंकि अपनी आंखें 3D में नहीं देख सकती हैं, इसलिए अपन 2D में ही देख सकते हैं, और 2D में देखते हैं तो उसी से अपन इनको शो करते हैं। अब देखो कार्बन की बैलेंसी है, अब आप शो करो कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp3। जब मैंने बता रखा है चारों क्या हो? सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो बोलो कौन सा संकरण होगा? sp3। अब बताओ, यहां एक एस है और तीन पी है, एक एस और तीन पी, तो एक तो ये एस हो गया, तीन पी है। तीन पी का मतलब दो तो इस तरीके से है भैया। बोलो, ये तो हो गया पी एक्स और पी वाई, और पी जेड कैसे पढ़ा है बताओ? पी जेड पढ़ा है ऐसे, तीनों आपस में मिलकर के समान चार कितने बनाएंगे? चार sp3 संगृत कक्षक बनाते हैं, जिनका आकार, आकृति, संरचना सभी क्या होती है? समान होती है। अगर संकरण से पहले सभी अलग अलग है, लेकिन संकरण के बाद में सभी क्या हो जाते हैं? सेम। अब भैया सब आकर के मिक्स हो गए, संकरण पढ़ रखा होगा, संकरण मिक्स हो गया तो ये इस तरीके से बनते हैं। क्या एक लोब तो बड़ी बनती है और एक लोब क्या बनती है? छोटी बनती है। इस तरीके से चारों आकर्षक मिल गए तो ये बन गए चार sp3 संकृत कक्षक। क्या बन गए? चार sp3 संकृत कक्षक। अब इनका देखो आकार भी समान है, एनर्जी भी समान है, सब कुछ समान है इनका। जब संकरण से पहले थे सभी की अलग अलग आकृति थी, लेकिन संकरण के बाद में सभी आपस में मिल जाते हैं तो सेम बन गए। अब बताओ, सब आकर के मिक्स हो जाएंगे भैया, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। चलो बना देता हूं इसको। देखो एक बड़ा है, एक छोटा, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया कार्बन, ये तो कार्बन है यहाँ, ये तो कार्बन हो गया जी। कौन हो गया? कार्बन। ये तो हो गया कार्बन। अब देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ, तो ये हाइड्रोजन हो गया। लो, ये हाइड्रोजन लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कौन सा है? sp3 1s। ये संकरण है। इस तरीके से, इस तरीके से इनकी क्या बन जाती है? स्ट्रक्चर बन जाती है। अब देखो एक तरीके से ये बन रहा है। अब इसी तरीके से यदि आपको पूछ ले CH3 की स्ट्रक्चर, किसकी पूछ ले? इथेन की, तो इथेन में क्या होगा बताओ? इथेन में होगा CH3, CH3 यही होगा। अब आप जानते हो इसमें एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया। बोलो भाई, ये बॉन्ड तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ में तीन बॉन्ड है इनके। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में तीन बॉन्ड हैं। तो देखो ये कार्बन है, अब देखो इनसे जोड़ो। अब इनको आपस को इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, इसमें इस तरीके से। चलो जी, ये तो हो गया कार्बन, ये कार्बन है और एक कार्बन ये हो गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब देखो तीन हाइड्रोजन है यहाँ, तीन हाइड्रोजन को आपस में लगाना है आपको। तीन हाइड्रोजन कैसे लगाओगे? ये तो एक ऐसे, एक छोटा, एक ऐसे, एक ऐसे, इसको लगा दो ऐसे। बोलो सिंगल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगी क्या? बोलो भाई, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, CH3।
ठीक है, ये कार्बन, तो देखो ये हाइड्रोजन बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब देखो यदि आपको किसकी बनानी हो, यदि आपको डबल बॉन्डेड बनानी हो, तो संकरण में तो भाग वही लेंगे सभी, संकरण में तो सभी भाग लेंगे। जैसे मैंने को बतानी है CH2 की, किसकी बनानी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनानी है। तो देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ कितना है, एक पाई और एक सिग्मा, तो जो पाई बचेगा ना वो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके बीच में, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगी, परपेंडिकुलर आएगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको बनानी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, बाकी स्ट्रक्चर सेम बनेगी, लेकिन यहाँ दो पाई पड़े हैं, क्या पड़े हैं, दो PX और PY पड़े हैं, तो ये PX और ये PY, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा, तो ये दो पाई बॉन्ड बन गए क्या, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। इस तरीके से इन सभी की बॉन्डिंग क्या कर लेते हैं अपन, शो कर लेते हैं। काफी बार पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन आना अपने को चाहिए। चलो जी, अब अपन बात करेंगे एनसीईआरटी पर। वैसे मैंने आपको कंप्लीट जो 2-3 पेज में दे रखा है वो पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी से अपन पढ़ लेंगे एक बार। चलो जी, अब देखते हैं अपन कार्बनिक यौगिकों की चतुसंयोजकता, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आकृति की बात करेंगे। तो देखो संयुक्त सिद्धांत आणविक संरचना को एकक 4 में समझ सके, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर दे रखा है, यदि उसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो ये चैप्टर आपका आसानी पूर्वक समझ में आ जाता है, क्योंकि वहीं अपन बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वहां पढ़ लेते हैं संकरण क्या होता है, किस तरीके से ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, इन सभी की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको जनरल आइडिया एक बता दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एस और पी कक्षकों के संकरण के आधार पर समझाया जा सकता है। मेथिन CH4 है, एथिन C2H4 है, इथाइन C2H2 है, के समान अणुओं की आकृतियों को कार्बन परमाणु से निर्मित sp3, sp2 और sp संकरण से अपन शो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। CH4 दे रखा है तो sp3 है भैया, C2H4 दे रखा है, CH4 दे रखा है तो sp3 है, C2H4 दे रखा है एल्कीन है तो sp2 है, और C2H2 दे रखा है तो यहां संकरण होगा sp। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में sp3, sp2 और sp संकर कक्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। संकरण किसी यौगिक में आबंध लंबाई, आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। sp संगत कक्षक में s गुण अधिक होने के कारण नाभिक के समीप होता है, अतः sp संगत कक्षक द्वारा निर्मित आबंध sp3 संगत कक्षक द्वारा निर्मित आबंध की अपेक्षा अधिक निकट तथा अधिक सामर्थ्यवान होता है। अर्थात यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि sp संकरण में बॉन्ड लेंथ होती है ना वो सबसे कम होती है, और sp3 संकरण में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को आसानी पूर्वक तोड़ सकते हैं, और जहां बॉन्ड लेंथ कम होगी उस बॉन्ड को अपन आसानी पूर्वक तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो इसमें सारी कुछ दे रखी है जो मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है। अब इधर समझो, इधर काफी बार आपको सिग्मा और पाई पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड ही पूछ लेता है, किस तरीके से आपको फाइंड करने होते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले आपको एक कंपाउंड दे रखा है, समझिएगा। कंपाउंड क्या दे रखा है, निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में सिग्मा और पाई आबंध का गणना करो। तो याद रखना, जहां आपको पाई बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जहां जहां पाई प्रेजेंट होगा ना वहां सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, समझो इसको। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है बच्चों, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, के नंबर डाल के HC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये कंपाउंड आपको दे रखा है। अब आपको समझना है किस तरीके से अपन इसमें सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो देखो, अब देखो मैंने कह रखा है कि जहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड जहां भी प्रेजेंट होगा वहां सिग्मा तो होगा ही होगा, सिग्मा तो होगा। बोलो, जब एक पाई होता है उसमें एक सिग्मा प्रेजेंट होता है, दो पाई होते हैं तो वहां भी एक सिग्मा प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में, तो समझो अब इसको।
आपको जिस तरीके से कंपाउंड दे रखा है तो आपको पाई बॉन्ड पहचानना आना चाहिए। तो आपको पूछा है पाई और सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो देखो एक पाई ये रहा और एक पाई ये रहा, तो कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर लो। तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 10 बॉन्ड हो गए सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल कर लोगे यहाँ। तो देखो पहले वाले में अब आपको पूछ ले कि किन किन के मध्य में है। अगर आपको पूछ ले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने, ये पेपर में देगा आपको। यदि ऐसा पूछता है तो कार्बन कार्बन के ही फाइंड करने हैं आपको। अब देखो कार्बन कार्बन की बात करें तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3, एक ये रहा, 4। तो 4 तो हो गए कार्बन कार्बन और बचे हुए 6 हो गए CH वाले, क्योंकि 3 तो ये रहे, 4 5 और 6। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। पेपर में यदि पहचानना है तो सबसे पहले पाई बॉन्ड को पहचान लेना, उसके बाद में सिग्मा तो अपने आप आपको कट जाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि पाई ही आपको डिसाइड कर देगा कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बोलो भाई बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देखो अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। तो अपन कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसको किस किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आपका सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि काफी बार आपको जो पेपर में आता है ना तो स्ट्रक्चर सीधी सीधी आ जाती है। तो देखो सबसे पहला होता है, देखो 3 तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है पूर्ण पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पूरी चीजें बताता चलूंगा, लेकिन जो जो काम की बातें, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। दूसरा होता है बंद लाइन, बंद लाइन। और ये थर्ड नंबर का है। दूसरा होता है संगनित सूत्र, संगनित सूत्र। ठीक है, तीनों में लिख के आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया C2H6, क्या दिया? C2H6, C2H6 एग्जांपल दे दिया मैंने। अब आपको सबसे पहले पूर्ण स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद में संगनित पूर्ण पूर्ण बनानी है, उसके बाद में संगनित बनानी है, और इसके बाद में बनानी है बंद लाइन, बंद लाइन। ठीक है। अब देखो पूर्ण का मतलब होता है आपको सभी बंद दर्शाने होते हैं। यहाँ सभी बंदों को दर्शा देते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन पूर्ण सूत्र। यदि संगनित की बात करूं तो यहां आपको ना तो कार्बन कार्बन बॉन्ड दर्शाना है, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाना है, अर्थात उनको सीधा ही मिला करके लिख देना है, तो इसे बोलते हैं संगनित। ठीक है। बंद लाइन की बात करूं मैं तो बॉन्ड लाइन की बात करते हैं तो यहां कभी भी CH बॉन्ड शो नहीं करते, CH बॉन्ड नहीं दर्शाते हैं। बस यही बात याद कर लो, CH बॉन्ड नहीं दर्शाते हैं, बाकी कोई भी बॉन्ड होगा ना उन सभी को अपन क्या कर लेते हैं? दर्शा देते हैं। अब देखो C2H6 लिखना है आपको, C2H6 की कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखनी है। तो देखो C और C, अब इसके हाइड्रोजन शो कर दो, लो ये हो गई इसकी पूर्ण संरचना। क्या हो गई? पूर्ण संरचना। यदि आपको संगनित पूछ रहा है तो संगनित में आप लिखोगे CH3, CH3, लो। ठीक है। यदि आपको बंद लाइन बनाना है तो बंद लाइन में आप लिखोगे इस तरीके से, एक कार्बन को ये शो कर रहा है, एक कार्बन को ये शो कर रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते भैया, आपको बनानी है C5H12 की। किसकी बनानी है? C5H12। 5 दूना 10 और 12, तो ये हो गया पेंटेन। पेंटेन की स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बताओ भाई? तो पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो कार्बन 5 लगो, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। यहां हाइड्रोजन शो कर दो अब इसके, ये हाइड्रोजन हो गए, लो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी का याद रखना है, 4 वैलेंसी ज्यादा हो नहीं सकती, तो 4 ही हो रही है सब। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से वैलेंसी हो गई कंप्लीट।
अब देखो ये तो हो गई पूर्ण संरचना, कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बनानी संगणित, संगणित कैसे बनाओगे, तो देखो इस तरीके CH3 CH2 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 3 CH3, तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख दो CH3 CH2 का होल थ्राइज और CH3, ये हो गया इसकी संगणित संरचना। यदि बॉन्ड लाइन बनानी है तो बॉन्ड लाइन में CH बॉन्ड कभी शो नहीं करना है आपको, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गई इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। काफी बार पेपर में आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए अपन इन सभी को क्या करते हैं, सिखाते हैं। आगे बात समझ में, चलो जी नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखो कुछ कंपाउंड देख लो आप यहाँ, देखो बाकी मैंने बना दिखा दिया आपको सभी। अब देखो यदि आपको पूर्ण संरचना लिखनी है एथीन की, तो इस तरह शो कर दोगे, एथाइल की ऐसे बना दोगे, कोई भी OH बॉन्ड, मतलब सभी को खोल के लिख देना आपको, ये बॉन्ड लाइन हो गई। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर हो जाती है। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है सब कुछ। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखो आपको दे रखा है एथेन, एथीन, एथाइन और मीथेनॉल, आपको इनको ओपन करके लिखना है। तो आपको मैंने वैसे ही तो बता रखा है, एथाइन को कैसे लिखोगे बताओ, C डबल बॉन्ड C, ये H ये H ये H और ये H। एथाइन को कैसे लिखोगे, C ट्रिपल बॉन्ड, ये H और ये H। ठीक है, आपको लिखना है मीथेनॉल को, तो C H H H O और H, ये लॉन पेयर शो कर दो इसको, लो भाई इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि आपको इसके, अब ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, अगर आपको संगठित सूत्र लिखना है तो इसका बोलो भाई, तो ये हो गया CH3 संगठित सूत्र तो आपको पेपर में देता ही है वो। ठीक है, अब देखो यदि आपको बॉन्ड लाइन बनाना है इनका, तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे बताओ भाई, तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए इसका बनाना है, तो ये मैंने बना रखा है, इसका बनाना है तो बताओ, लो ये ऐसे बन जाएगा, इसका बनाना है तो लो भाई ये ऐसे बन जाएगा, यदि इसका बनाना है तो ये इस तरीके से बन जाएगा, बोलो भाई। तो आपको इस तरीके से बना सकते हो, इसको OH लिख दोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ CH बॉन्ड नहीं शो करना है, बाकी सारे को शो करने हैं। आई होप आप सभी को ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई होगी। चलो भाई चक्रीय संरचना कैसे लिखोगे, चक्रीय संरचना हम बताओ। चक्रीय संरचना लिखने के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपको प्रोपेन लिखना है, तो प्रोपेन में CH2, कार्बन की वैलेंसी को कभी भी आप अवॉइड नहीं करोगे, मतलब कार्बन की वैलेंसी सेम ही रखनी है। ये CH2, तो देखो सभी की वैलेंसी 4 हो रही है, तो इसको संगठित ऐसे लिख दो। अब इसकी बॉन्ड लाइन नहीं बनेगी भाई, बॉन्ड लाइन कैसे बनेगी बताओ, बॉन्ड लाइन नहीं बनेगी, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसकी, क्या है बॉन्ड लाइन। अगर आपको ब्यूटेन को लिखना है तो CH2 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 CH2, ये 4 हो गई, चलो लिख दो भाई। इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आई होप आप सभी को ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इस तरीके से आपको साइक्लोपेंटेन बना लोगे। देखो एक एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आप बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन बनाओगे तो साइक्लोपेंटेन ऐसे बन जाएगा, साइक्लो और क्लोरो साइक्लोपेंटेन तो बन जाएगा ऐसे, और यदि क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो एक पर क्लोरीन लगा दो कहीं भी, तो यहाँ क्लोरीन लग गया, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप एक बार देख लो भैया, इनको कर लेना, सारे बॉन्ड शो कर देंगे आप, तो हो जाएगी पूर्ण संरचना। यदि बॉन्डों को शो नहीं करोगे तो संगठित, और यदि बॉन्ड लाइन द्वारा शो कर दोगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगी। काफी बार पेपर में पूछेगा तो सीधा सीधा यहाँ से पूछ लेगा। चलो भाई अब बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। वैसे मैं कार्बन की वैलेंसी आपको काफी बार शो कर चुका हूं, तो आपको वैसे पता है कि आपको भैया कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड के 4 बॉन्ड होते हैं, एक एरा एक एरा, एक होता है टुवर्ड्स द वीवर और एक होता है अवे फ्रॉम द वीवर। ये दूर है, ये सामने है, यही इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ठोस लाइन द्वारा अवंत के दर्शक की ओर है, टूटी लाइन दूर बता रही है। ठीक है, यदि अपन बात करें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण,
तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करने के लिए अपने को सबसे पहले समझना है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस किस तरीके से अपन करते हैं और वर्गीकरण करने की संभावना क्यों बनी। तो देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता चला गया तो वहीं अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया, इनका वर्गीकरण, कौन किस कैटेगरी में आएगा। आप भी जानते हो सभी बच्चे जब अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं तो अलग अलग क्लास में, जैसे क्लास 11th है तो क्लास 11th साइंस में अलग बच्चे, क्लास 11th आर्ट में अलग बच्चे, क्लास 11th कॉमर्स में अलग अलग बच्चे। तो उनको क्लासिफाई क्यों किया, जब बच्चे बढ़ गए उनको पहचानने के लिए किया गया। इसी तरीके से कंपाउंड को यदि पहचानना है तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है भैया। तो इनको अलग अलग तरीके से किया गया। एक तो किया गया एसाइक्लिक, जिनके पास में रिंग नहीं है, अर्थात ओपन चेन है, सभी खुली श्रृंखला वाले हैं, और एक होते हैं रिंग वाले। अब रिंग में भी अपन जानते हैं ये रिंग के जो कुछ कंपाउंड होते हैं, लेकिन उनका नेचर यदि आपका अचक्रिय के समान है तो उन्हें एलिफेटिक ही बोलते हैं। इस तरीके से इनको क्या किया गया, सभी को क्लासिफाई किया गया, जिसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का यदि वर्गीकरण किया गया बच्चों तो वो अचक्रिय और चक्रीय। अचक्रिय का मतलब खुली श्रृंखला और चक्रीय का मतलब होता है बंद श्रृंखला। यदि बंद होगी, खुली का मतलब जैसे मैंने ये खुली लिख दी, ये खुली है, और बंद की बात करें तो ये बंद हो गई। लो, अर्थात पहला कार्बन और लास्ट कार्बन यदि आपस में मिलकर के मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं बंद संरचना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में क्या होता है बच्चों, अब देखो एसाइक्लिक तो ओपन इसी इतने तरीके से होते हैं। अब एसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। ये मैंने बस वैसे बता रखा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के देखोगे वीडियो। असंतृप्त यदि सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा असंतृप्त। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं चक्रीय की। चक्रीय एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब जिनका नेचर एलिफेटिक के समान ही होता है, अचक्रीय के समान ही होता है, उन्हें बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ये होते हैं समचक्रीय। समचक्रीय का मतलब एक ही प्रकार की रिंग मिलेगी, जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन की रिंग मिलेगी, ठीक है। विषम चक्रीय का मतलब अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर मिल सकती है, जैसे आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दी ये इस तरीके से और यहां दे दिया नाइट्रोजन, तो ये हो गई विषम चक्रीय। इसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड भी तीन तरीके के होते हैं। बेंजीनोइड, जिनमें बेंजीन रिंग होगी उसे तो बोलते हैं बेंजीनोइड भैया। इसके बाद में नॉन बेंजीनोइड, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है उन्हें बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड, फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। और विषम चक्रीय होगा, विषम चक्रीय का मतलब हो गया जैसे आपको इस तरीके से नाइट्रोजन दे दिया और यहाँ बॉन्ड दे दी, ये तो पायरोल। और जहां बेंजीन रिंग नहीं होगी उन्हें बोलेंगे अपन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बात समझ में, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अचक्रीय यौगिकों की। अचक्रीय यौगिक क्या क्या होते हैं, इतना ही पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन आज, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलो जी समझो। सबसे पहले आपको बता रखा है कि इन यौगिकों को क्या कहते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक अर्थात बसीय यौगिक भी कहा जाता है, जिनमें सीधा साकेत श्रृंखला यौगिक होते हैं, जैसे एथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। अब आप जानते हो आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। जैसे आपको CH3C और ऐसे CH3 और CH और ये वैलेंसी खाली दे दें, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। देखो आइसो ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होंगे वो आइसो वर्ड यूज होता है। टर्सरी के लिए, टर्सरी का मतलब होता है जैसे आपको 4 कार्बन दे रखे हैं, ये 4 कार्बन और ये वैलेंसी खाली कर रखी है, अर्थात इसे बोलते हैं टर्सरी। ये ब्यूटेन से स्टार्ट होता है बच्चों, इससे स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। नियो शब्द जैसे ये कार्बन हो गया और ये कार्बन और यहाँ एक वैलेंसी खाली कर रखी है, उसे बोलते हैं नियो वर्ड। क्या बोलते हैं, नियो। और नियो कहां से स्टार्ट होता है, नियो स्टार्ट होता है पेंटेन से। कहां से होता है, पेंटेन से। ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अब देखो आपको इस तरीके से सबसे पहले दे रखा है इथेन। इथेन को कैसे करोगे बताओ, तो ये आप जानते हो CH3 ये तो हो गया इथेन। अब आइसो कैसे लिया, तो देखो भाई सेकंड पर ये पोजीशन आ गई और ये इस तरीके से यहां जुड़ा हुआ है CH3, तो इसे बोलते हैं आइसो। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, तो देखो CHO जो ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। अब अपन ने यहाँ CH3 लगा दिया तो 2 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, ऐसे बोलते हैं इसको एसिटाल्डिहाइड। और यदि 2 कार्बन में आप जानते हो C डबल बॉन्ड O और OH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप। कौन सा बोलते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप। यदि आपने यहाँ CH3 लगा दिया तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बाकी मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो वहां और भी समझ में आ जाएगा आपको। चलो जी, इसका तो इतना ही है मामला, ठीक है। इनको और भी क्लासिफाई करना चाहिए था, इनको संतृप्त,
और असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब, संतृप्त का मतलब समझो, ये CH3, ये CH3, ये संतृप्त है बच्चों। यदि असंतृप्त की बात करूं मैं, असंतृप्त की बात करेंगे तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सारे हैं असंतृप्त, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हो गया। इस तरीके से अपन को शो करते हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा रखा है, तो वहां से भी आप इनको समझ सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे चक्रीय यौगिकों की। किसकी बात करेंगे? चक्रीय यौगिकों की। चलो जी, चक्रीय यौगिकों में क्या होता है? एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय होमोसाइक्लिक बल बनाते हैं। जैसे देखो इस तरीके से बना दिए तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। यदि 6 कार्बन आपस में जुड़कर के ये रिंग बना ली तो इससे बन गया साइक्लोहेक्सेन। यदि देखो, अब देखो इनका नेचर है ना, वो एलिफैटिक के समान ही है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्जीन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्जीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कभी कभी वलय के कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अर्थात यदि आपने 4 कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन है इसमें और 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर के रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अपन ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के रूप में भी इनको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एलिफैटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से अब दूसरे आते हैं एरोमेटिक। कौन से आते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक में जानते हो आप हकल रूल। क्या जानते हो? हकल रूल। हकल रूल का मतलब होता है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, ठीक है, sp2 संकृत होते हैं। एरो में मतलब सुगंधित पदार्थ होते हैं, सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं? सुगंधित। क्या होते हैं? सुगंधित भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो मैं कह रहा हूं उस पर सुनने पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में देखो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में देखो, सबसे पहले बेंजीन और अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक, बेंजीन और सम्मिलित हैं, एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान एरोमेटिक यौगिकों में भले विषम परमाणु हो सकते हैं, ऐसे यौगिकों में विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इन यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपको देखा है बेंजीन, एनिलीन, ये NH2 ग्रुप लगा रहता है तो एनिलीन। अगर 2 बेंजीन रिंग को आपस में ऐड करोगे उसे बोलते हैं नेप्थलीन। ए बेंजीन और क्या होता है? ट्रोपोन। ट्रोपोन जो स्ट्रक्चर है इसमें बेंजीन संरचना दे रखी क्या? नहीं, लेकिन ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे पहचानोगे? तो देखो, आप देखोगे तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन, ट्रोपोन क्या है? कितने स्ट्रक्चर है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 की स्ट्रक्चर है। कितने की है? 7 की। तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7, ये डबल बॉन्ड O। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और ऑक्सीजन किसकी ज्यादा है बच्चों? तो ये है बच्चों ऑक्सीजन की। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसका नाम हो गया ट्रोपोन। तो आपको पेपर में क्या पूछेगा पता है? निम्न में से एरोमेटिक कंपाउंड है, निम्न में से एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन दे देगा, एनिलीन दे देगा, ट्रोपोन दे देगा और एक दे देगा इस तरीके का THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो आप जानते हो नहीं है पूछेगा तो THF हो जाएगा और पूछेगा तो तीनों हो जाएंगे। आगे बात समझ में भाई? बोलो यहां तक। आई होप आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आता है विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। विषम चक्रीय का मतलब जिसमें कार्बन के अलावा और कुछ कंपाउंड होंगे। जैसे ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरेन कहलाएगा, वो ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरेन कहलाएगा, सल्फर होगा थाइपिन कहलाएगा और नाइट्रोजन होगा तो पेरिडीन कहलाएगा। लेकिन ये सभी क्या करते हैं बच्चों? ये भी सारे एरोमेटिक है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनके कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी, यहाँ 6 पाई है, यहाँ भी 6 पाई है। यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर कभी भी पार्ट नहीं देते, ठीक है। ये क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, जो 3 बॉन्ड बनाता है। 3 कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, जो बना रखा है। तो ये लोन पेयर इसका क्या हो जाएगा? लोकेलाइज। डीलोकेलाइज नहीं है, लोकेलाइज है, इसलिए कभी भी काउंट नहीं होता है, ठीक है जी। अब अपन चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो देखो क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जैसे आप देखो
क्रियात्मक समूह का मतलब होता है जो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु समूह जो कार्बनिक यौगिकों के अवलक्षण रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अर्थात जो केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है उन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में अपन यूज करते हैं जैसे OH, COOH, CHO, ये सारे ग्रुप क्या है, फंक्शन ग्रुप है। इसके बाद आती है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है जैसे इसमें एक CH2 का अंतर होना चाहिए, एक CH2 का यदि अंतर होगा उन्हें बोलते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे आपको दिया CH4, इसके बाद दे दिया CH3, 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 CH2, CH3, इसके बाद दे दिया CH3, CH2, CH2, CH3। ये सारे में एक CH2 का अंतर है बच्चों, एक CH2 का अंतर होता है, या बोलो 14 मॉलिक्यूलर वेट का अंतर होता है, उन्हें बोलते हैं सजातीय श्रेणी। अर्थात मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये एक दूसरे की सजातीय श्रेणी है। लेकिन मैं कहूं कि प्रोपेन का पेंटेन सजातीय श्रेणी है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक CH2 का अंतर आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो अपन क्या कहेंगे, उसे सजातीय श्रेणी नहीं कहेंगे। तो देख लो भैया, एक CH2 इकाई का अंतर होता है, उन्हें यौगिकों क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इनमें से एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्केनॉल, एल्केनेल, एल्केनॉन, एल्केनोइक एसिड, एमीन, ये भी संभव है किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक समान भिन्न प्रक्रियात्मक समूह हो, बहु प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। देखो यदि किसी में देखो COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है और CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं बहुक्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, बहुक्रियात्मक समूह। आई होप आपको यहां तक की सारी कहानी समझ में आ गई होगी, किस किस तरीके से कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं, किस किस तरीके से वो बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से हाइब्रिडेशन होता है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज क्लियर कर दी हैं। कल से अपन का मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, और कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में अपन रूढ़ पढ़ेंगे, व्युत्पन्न पढ़ेंगे, और व्युत्पन्न के बाद अपन पढ़ेंगे IUPAC। आज रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कंप्लीट वीडियो को देख लें, साथियों के साथ में शेयर कर दें। राधे राधे।